बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट डायूरेटिक्स। हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो है डायूरेटिक्स के हर वो ड्रग जो कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ करे और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करे। ऑल दीज ड्रग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमने पढ़े थे कि किस तरह यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द वन डायूरेटिक विच इज़ कॉल्ड द कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो इसको मैं थोड़ा सा रिकेप करता हूँ, उसके बाद आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा कि थायज़ाइड डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारे पास दो टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स, कि वो डायूरेटिक्स जो कि पोटाशियम स्पीयर करता है, मतलब पोटाशियम लॉस नहीं करना। एंड सेकंड वन इज़ द ऑल व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैली यूरिक डायूरेटिक्स, मीन्स ऑल दोज डायूरेटिक्स विच लोड्स द पोटाशियम इन यूरिन, मीन जो कि पोटाशियम लॉस करता है, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स। सो इन दो टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को हम पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स रिकमेंड करते हैं, कुछ को हम पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स रिकमेंड करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिकेप करता हूँ। हमने पढ़ा था कि कार्बनिक एनहाइड्रेज किस तरह काम करता है, कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ऑफ द निफ्रॉन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ निफ्रॉन। सो निफ्रॉन की जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका एक सेल अगर आप देख लें तो उसमें हमारे पास मेनली जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेट वाज दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हमारे पास सोडियम भी प्रेजेंट होती है, हमारे पास पोटाशियम भी प्रेजेंट होती है, हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट भी होती है, ग्लूकोज भी होती है जो कि रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ द निफ्रॉन में डिफरेंट तरीक़ों से होती है। जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन का मेथड है उसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर मौजूद है जिसका नाम है सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर। इसको हमने डिटेल से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दिस इज अ पंप, a counter transporter, and this is called sodium proton counter transporter. Counter transporter का मतलब ये है कि it will pump the sodium from the luminal side to the cell and proton from the cell to the lumen. So this is called sodium proton counter transporter. अब इस ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, ये प्रोटॉन को इधर पंप कर लेता है और सोडियम को इनसाइड पंप कर लेता है। दिस प्रोटॉन विल कंबाइन विद द बाइकार्बोनेट विच इज ऑलरेडी बीन फिल्टर्ड इन द, जो कि हमारे पास फिल्टर होती है। दिस बाइकार्बोनेट आयन इट विल कंबाइन विद द प्रोटॉन इन फॉर्म H2CO3 विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। एंड दिस कार्बोनिक एसिड, इसको फिर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम? कार्बनिक एनहाइड्रेज। सो दिस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चूँकि हमारे पास ल्यूमिनल साइट पे प्रेजेंट है इसलिए इसका पूरा नाम है ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ल्यूमिनल carbonic anhydrase enzyme. So what is the function of this luminal carbonic anhydrase enzyme? This luminal carbonic anhydrase enzyme actually converts the carbonic acid into water and carbon dioxide. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंटर हो जाते हैं इनटू द सेल। ये हमारे पास एक सेल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर सेल। तो इस सेल के अंदर क्या हो जाता है, H2 जो हमारे पास जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब याद रखें सेल एज द, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है इनसाइड, ठीक है। ये जो वाटर इधर फॉर्म होती है, दिस वाटर विल बी मूव्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द निफ्रॉन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास क्या एंटर होगी, इट विल एंटर इनटू द सेल। अब सेल के अंदर अपने वाटर मौजूद है, क्योंकि सेल हमारे पास वाटर जनरेट करती है बाय डिफरेंट प्रोसेस। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सेल के अंदर हमारे पास ATP फॉर्मेशन होती है मेटाबॉलिज्म की, तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास वाटर जनरेट होती है। So this water which is generated inside the cell, this water will combine with this carbon dioxide and it will again form carbonic acid. And the presence of another enzyme, and this enzyme is called cellular, or what will be the name of this, cytoplasmic carbonic anhydrase, क्योंकि साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा, what will be the name of this enzyme? cytoplasmic carbonic anhydrase। बहुत कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है
लेकिन ये ल्यूमिनल साइट पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेस। और ये दूसरा वाला एंजाइम जो है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट्स द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू कार्बनिक एसिड, ये कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। और कार्बनिक एसिड जब फिर डिग्रेड होंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, वन इज द H2CO3, ये आप वो कर ले, इट विल कन्वर्ट्स हियर व्हेन कार्बनिक एसिड इज degenerated, then it will form two things, one is called bicarbines, HCO3 ions, and another is proton. Now this proton will be recycled by this pump, and what is the name of this pump, already हमने पढ़ा था, sodium proton counter transporter. So this proton will be recycled, then again this proton will combine with the bicarbine, carbonic acid will synthesize, again carbonic anhydrase will degrade into carbon dioxide and water will be moving to the next part, carbon dioxide will enter into the cell, again combine with the water forming carbonic acid, then there will be, when it is degraded it will form proton and carbon, what is this, bicarb. So this is bicarb ion, and proton will again recycle. अब bicarb ion जो है ये it will moves from this cell, this bicarb ion will moves from this cell into the interstitium and from the interstitium back into the cell. So हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इस पंप के थ्रू सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि this sodium when it comes to the cell from here it will back into the interstitium, this is interstitium, and from interstitium back into the blood. So sodium in the, इस सारे का मकसद ये है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, so sodium is reabsorbed along with bicarb ion, but by indirect method. सोडियम डायरेक्टली इधर रीअब्जॉर्ब हो रही है, बाइकार्ब कन्वर्ट होती है कार्बनिक एसिड में, और कार्बनिक एसिड डिग्रेड होने के बाद वाटर में, और वाटर फिर कार्बनिक एसिड और फिर बाइकार्ब आयन. सो बाय दिस प्रोसेस in the proximal convoluted tubule sodium and bicarb is reabsorbed. अब हमने ड्रग पढ़ा था जिसका नाम था कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग, एंड द ड्रग नेम वाज एसेटोजोलामाइड. अब एसेटोजोलामाइड का फंक्शन क्या था कि दिस एसेटोजोलामाइड विल ब्लॉक दिस एंजाइम, both the enzyme. It will block the luminal carbonic anhydrase. Let for example this red one is the drug, and what is the name of this drug? The name of this drug is acetozolamide. अब this acetozolamide क्या करेगा? Now this acetozolamide it will block this enzyme, इस enzyme को भी block करेगा जो कि luminal carbonic anhydrase है, and it will also block the cytoplasmic carbonic anhydrase enzyme. अब जब इसको भी दोनों को ब्लॉक करेगा, अब इस किस तरह ये हमारे पास डायूरेसिस कॉज करेगी. सो सिंपल. नाउ वंस दिस एंजाइम इज ब्लॉक्ड, जब हमारे पास ये एंजाइम ब्लॉक होगी, ये एंजाइम ब्लॉक होगी, तो क्या होगा? जब ये एंजाइम ब्लॉक होगी तो सिंपल इज दैट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी कंबाइंस एंड दे विल नॉट बी कन्वर्टिंग इनटू कार्बनिक एसिड, एंड व्हेन दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू कार्बनिक एसिड इट मींस दे विल नॉट डिग्रेडेड इनटू प्रोटॉन एंड बाइकार्ब. जब प्रोटॉन और बाइकार्ब में ये डिग्रेड नहीं होंगे तो प्रोटॉन, इधर आपके पास सेल में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी. जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी तो दिस पंप विल नॉट बी वर्किंग, क्योंकि ये पंप क्या करता है, ये प्रोटॉन और सोडियम को काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है. अब यहाँ से प्रोटॉन बन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि दिस पंप विल नॉट वर्किंग. और जब ये प्रोटॉन पंप वर्क नहीं करेगा सो क्या होगा? एज अ रिजल्ट दिस सोडियम विल रिटेन हियर, sodium will not be moving inside the cell and proton will not be coming from the inside of the cell to the lumen. जब प्रोटॉन इधर से इधर मूव नहीं करेगा, सोडियम इधर से इधर मूव नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर सोडियम की जो फिल्टर कंसंट्रेशन है और जो बाइकार्ब की फिल्टर कंसंट्रेशन है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास यहाँ से प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा तो दिस बाइकार्ब आयन विल नॉट बी कंबाइन विद द प्रोटॉन, इट मीन कार्बनिक एसिड विल नॉट बी सिंथेसाइज. सो इसका मतलब ये होगा जब कार्बनिक एसिड सिंथेसाइज आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पर बाइकार्ब आयन और सोडियम जो दोनों फिल्टर्ड हो गए, दे विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ द लूप ऑफ हिनले, सेकंड पार्ट. ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट ऑफ लूप ऑफ हिनले यहाँ पर ये मूव करेगा सोडियम और बाइकार्ब. जब ये दोनों यहाँ पर मूव करेगा
सो द रिजल्ट विल, व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ हियर, हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ गई है, सोडियम आ रही है, बाइकार्ब आ रही है. सो देयर विल बी इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर हियर एंड दे विल ड्रेन द वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम. ये इंटरस्टिशियम से क्या करेगा, वाटर, लेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा सोडियम आपके पास अगर मूव हो रहे और बाइकार्ब भी है साथ में, HCO3 नेगेटिव. अब क्या होगा, यहाँ पर इंटरस्टिशियम क्या करेगा, दिस इंटरस्टिशियम इज नाउ हाइपर ऑस्मोलर. दिस इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर ल्यूमेन इज बिकम हाइपर ऑस्मोलर. हमारे पास जो ल्यूमेन है, नाउ दिस ल्यूमेन इज हाइपर ऑस्मोलर, मीन इसकी स्मोलरिटी ज़्यादा हो गई है. और यहाँ पर जो इंटरस्टिशियम है, दिस इंटरस्टिशियम इज लेस, इट कंटेन्स वाटर मोर देन सल्यूट. इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है इंटरस्टिशियम में बाहर, और सल्यूट क्या है, कम है. अब आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वाटर इज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द लोअर, वाटर हमेशा मूव करता है कि कहाँ से, फ्रॉम द एरिया, फ्रॉम द सोल्यूशन where the solute concentration is less to the area where the solute concentration is high. आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि water always moves from the concentrated, from the dilute solution towards the concentrated solution. So water हमेशा मूव करता है dilute solution से concentrated solution की तरफ, mean from the hypoosmolar to the hyperosmolar solution. So this interstitium हमारे पास hypoosmolar है, hypoosmolar, और ये हाइपर ऑस्मोलर है. तो क्या करेगा, वाटर यहाँ पर ड्रेन होगा फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू द ल्यूमेन. जब वाटर यहाँ पर ड्रेन होगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, नाउ मोर वाटर इज कमिंग हियर एंड दिस वाटर विल एडेड टू द यूरिन. सो इट मीन्स नाउ देयर विल बी डायूरेसिस, देयर विल बी डायूरेसिस. डायूरेसिस का मतलब है मोर यूरिन आर सिंथेसाइज्ड, मोर यूरिन आर फॉर्म्ड. व्हाई मोर यूरिन आर फॉर्म्ड, बिकॉज देयर इज मोर सोडियम कंसंट्रेशन, मोर बाइकार्ब कंसंट्रेशन. It will increase the osmolarity of the lumen, and the osmolar mean this solution will become hyperosmolar, and the interstitium is hypoosmolar. So water will move from the hypoosmolar solution towards the hyperosmolar, and means more urine will be synthesized here, and due to this more urine formation, we can consider that we can say that this acetazolamide is work as a diuretic. This acetazolamide is work as a डायूरेटिक. अब एक चीज़ आप लोगों को जहन में याद रखनी चाहिए कि जब हमारे पास सोडियम और बाइकार्ब ये अगर मूव करता है तो हमारे पास नॉट ओनली जब यूरिन बनता है तो यूरिन में हमारे पास सिर्फ यूरिन ज़्यादा नहीं बनेगा, यूरिन के साथ साथ इसमें सोडियम भी आएगी. तो इसका मतलब है नेट्रोयूरेसिस. याद रखें, ज़्यादातर जो हमारे पास जितने भी डायूरेटिक्स हैं इनिशियली दे काजिंग नेट्रोयूरेसिस. ये सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द सोडियम concentration in the lumen, they are fooling water and therefore they are act like a diuretics. So it will increase the sodium in urine, increase sodium concentration in urine, so mean they are act like a natriuretics. And second, they will also increase the bicarb concentration in the urine. And third, they will also increase the water concentration in the urine. So this is called diuresis. So it will increase the natriuresis, they will also increase the diuresis, they will also increase the bicarb concentration in the urine. Therefore अब इसकी important point क्या है, इसकी important point ये है कि जब आपके पास बाइकार्ब ज़्यादा यूरिन में जा रही है, इसका मतलब ये है कि बाइकार्ब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि बाइकार्ब एब्जॉर्प्शन के लिए तो यहाँ पर ये चैनल था, ये जो हमारे पास वाटर सोडियम प्रोटॉन को काउंटर ट्रांसपोर्टर था, इसी के थ्रू मतलब सोडियम आ रही थी, तभी इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बाइकार्ब एब्जॉर्ब हो रहा था. अब जब आपके पास बाइकार्ब ज़्यादा आ रहा है इधर, तो इसका मतलब ये है कि द यूरिन विल बिकम अल्कलाइन, यूरिन विल बिकम अल्कलाइन. सो फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि जब आप एसिटाज़ोलामाइड यूज़ कर रहे हैं तो आपकी यूरिन जो होगी उसकी पीएच हमारे पास क्या होगी, उसकी पीएच हमारे पास रेस कर जाएगी. सो जब भी एक बंदा है और वो एसिटाज़ोलामाइड यूज़ कर रहा है तो उसकी जब आप यूरिन आरी करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं,
तो इसकी पीएच जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, मीन आपके पास जो यूरिन होगी वो अल्कलाइन होगी। और एक तरफ तो यूरिन अल्कलाइन हो रही है, लेकिन जब आपके पास बाइकार्ब इज इन अल्कली, जब ये बाइकार्ब आपके पास कन्वर्ट नहीं हो रहा, ब्लड में नहीं जा रहा, तो ब्लड में आपके पास अल्कली की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ब्लड विल बिकम व्हाट, द ब्लड विल बिकम एसिडोटिक। सो आपके पास ब्लड की जो इस कंसंट्रेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, कम होगी, तो ब्लड विल बिकम एसिडो, देयर विल बी एसिडोसिस। तो अगर आप ज़्यादा एसिटोसोलमाइड ले रहे हैं और या उसकी ओवरडोज कर रहे हैं, तो ओवरडोज की वजह से आपके पास क्या होगी, एसिडोसिस होगी ब्लड की। रीज़न, क्योंकि आपके पास बाइकार्ब यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर। जब बाइकार्ब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अल्कली है, इसका मतलब है कि पीएच विल बी डिक्रीजेज इन द ब्लड बट यूरिन पीएच विल इंक्रीजेज। सो ऑल दीज अबाउट आर द एसिटोसोलमाइड। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डायूरेटिक्स में दो टर्म्स हैं जो आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं, कि वन टाइप ऑफ डायूरेटिक्स आर द पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। ये इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स का क्या मतलब है, और सेकंड हमारे पास है पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स। इस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिस तरह हमारे पास एसिटोसोलोमाइड है, दिस इज पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स। हमारे पास थायजाइड है, तो ऑल थायजाइड डायूरेटिक्स, चाहे वो हाइड्रोक्लोरथायजाइड हो या क्लोरथिलिडोन हो, दे आर पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स। जिस तरह हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है, फुरोसिमाइड, बिबिटोनाइट, एथिक्रेनिक एसिड, टार्सिमाइड, all these diuretics are also potassium lossing diuretics. Some diuretics are potassium sparing diuretics, like हमारे पास पायरोनिलैक्टोन है, ट्राइएमटेरिन है। सो ऑल दीज आर द पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और किस तरह हमारे पास एक डायूरेटिक पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स होगी और किस तरह एक डायूरेटिक हमारे पास पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स होगी। तो इसके लिए एक कंसेप्ट हम सीखते हैं। दिस इज हमारे पास एक सेल है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, एंड दिस सेल इज ऑफ द collecting duct cells, and simply this cell is called principal cell of the collecting duct. ये हमारे पास principal cell of the collecting duct है। अब principal cells of the collecting duct, what is the name of this cell? This is collecting duct, this is collecting duct, और इसका एक सेल मैंने इधर आप लोगों को हाईलाइट कर दिया है, and this is called principal cell of collecting duct। अब कलेक्टिंग डक्ट की जो प्रिंसिपल सेल है, इसमें थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं। प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में क्या चीज़ होती है हमारे पास, ल्यूमिनल साइट और बेजोलेटरल साइट। जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ल्यूमिनल साइड है, दिस इज ल्यूमिनल साइड, दिस इज बेजोलेटरल साइड। सो यहाँ पर ये भी हमारे पास ल्यूमिनल साइड है और ये दिस साइड इज द बेजोलेटरल साइड। अब बेजोलेटरल साइड पे सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पर भी वही पोटाशियम सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस है। जिस तरह वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास हर सेल में हमारे पास क्या होती है, सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस। सो दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटाशियम एटीपेज? इट कंटिन्यूअसली पंप्स 3 सोडियम टू आउटसाइड ऑफ द सेल। ये कंटिन्यूअसली 3 सोडियम को आउटसाइड ऑफ द सेल पंप करेगा, एंड इट विल पंप 2 पोटाशियम इनटू द सेल। और 3 सोडियम आउटसाइड पंप होंगे और 2 सोडियम हमारे पास क्या कहाँ पर पंप होंगे, इन साइड ऑफ द सेल। सो 2 पोटाशियम विल मूव्स टू इन साइड ऑफ द सेल। तो ये हमारे पास इस पूरे बेजोलेटरल साइट पे हमारे पास ये पंप प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस। एंड दिस सोडियम पोटाशियम एटीपेज फंक्शन क्या होगी, ये कंटिन्यूअसली 3 सोडियम को आउटसाइड पंप करेगा सेल से इंटरस्टिशियम में, और 2 पोटाशियम को इंटरस्टिशियम से उठाकर सेल में पंप करेगा। So this is again the sodium potassium ATPase. This is another sodium potassium ATPase. अब ल्यूमिनल साइट पे हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक यहाँ पर हमारे पास होती है सोडियम चैनल। तो यहाँ पर मैं सोडियम चैनल बना रहा हूँ, हियर इज सोडियम चैनल, दिस इज सोडियम चैनल, एंड हियर इज द another, here is potassium channel, here is the potassium channel। ये ग्रीन जो मैंने बनाया, दिस इज द पोटाशियम चैनल। ये हमारे पास ल्यूमिनल साइड पे होती है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है
लेट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर सोडियम ल्यूमिन में ज़्यादा आ रही है, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ये, अगर हमारे पास सोडियम ज़्यादा आ रही है इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही और ज़्यादा सोडियम यहाँ पर पहुँच रही है इनटू द प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ल्यूमिनल साइड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, तो अब होगा क्या, जब व्हेन एवर देयर इज मोर सोडियम हियर देन दिस सोडियम विल बी रीएब्जॉर्ब्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट, ये यहाँ पर क्या होगी शाबाश, सोडियम रीएब्जॉर्ब होगी। तो जब सोडियम इनटू द सेल यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होती है, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सो सोडियम की कंसंट्रेशन रेस कर जाएगी इनटू द सेल। जब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन रेस कर जाती है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जब सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर रेस कर जाती है, सो दिस सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस इट विल वर्क्स मोर, ये ज़्यादा वर्क करेगा, it will works more because there is more sodium in the cell and this pump is responsible for the removal of the sodium from outside of the cell, so this pump will works more, जब ये pump ज़्यादा work करेगा, so as a result more sodium will be pumped out but more potassium will come into the cell, so potassium ज़्यादा कहाँ पर आएगा, सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा पंप क्या ल्यूमिनल साइड से ज़्यादा सोडियम यहाँ पर मूव हो रहा है, तो सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट दिस पंप विल वर्क्स मोर एंड मोर पोटाशियम विल बी मूविंग इनटू द सेल। अब सेल में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब सेल में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो दिस पोटाशियम थ्रू द पोटाशियम चैनल, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि दिस इज द पोटाशियम चैनल, तो दिस पोटाशियम चैनल के थ्रू दिस पोटाशियम विल मूव इनटू द ल्यूमिन, ये पोटाशियम कहाँ पर मूव करेगा, ल्यूमिन में, इट मीन्स दिस पोटाशियम विल मूव्स इनटू द ल्यूमिन एंड कंबाइन विद द यूरिन, ये यूरिन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो जब ये पोटाशियम यूरिन के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पोटाशियम हमारे पास लॉस हो गई। तो देयरफॉर ऑल दोज डायूरेटिक्स विच इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ सोडियम एंड inside the collecting tubular lumen, they will act like a cheliuretic, mean it will increase the potassium level in the urine, so potassium loss होगा and we will consider this potassium lossing diuretics, potassium lossing diuretics, क्योंकि potassium loss हो रहा है यूरिन में। अब देखिए शाबाश, फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम लोड ज़्यादा हो रही है कलेक्टिंग डक्ट में, तो सोडियम विल मूव थ्रू द सोडियम चैनल एंड टू द सेल, concentration of the sodium will increases, more sodium will pumps through the sodium potassium ATPases and as a result जब ये सोडियम आउटर पंप करेगा तो एज अ रिजल्ट पोटाशियम इनसाइड पंप होगा, सेल विल बिकम रिच इन पोटाशियम एंड पोटाशियम थ्रू द पोटाशियम चैनल विल मूव इनटू द ल्यूमिन एंड कंबाइन विद द यूरिन, so now this urine will contain potassium, so it means it will lose the potassium, so this type of diuretic they will be considered as potassium losing diuretic। ये एक फैक्टर है कि जो भी डायूरेटिक यहाँ पर सोडियम के लोड को इंक्रीज करता है वो एक्ट करेगा एज अ पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इफ अ डायूरेटिक, अगर हमारे पास एक डायूरेटिक है और वो यहाँ पर सोडियम लोड के साथ साथ बाइकार्बोनेट लोड इंक्रीज कर रहा है, इस तरह एसिटोजुलामाइड, अभी नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एसिटोजुलामाइड नॉट ओनली इंक्रीज द सोडियम लेवल हियर बट इट आल्सो इंक्रीज द बाइकार्ब लेवल इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब जब बाइकार्ब इधर आएगा तो देखिए शाबाश, अब लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाइकार्ब आपके पास बाइकार्ब लोड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज HCO3 नेगेटिव आयन, अब बाइकार्ब पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सो जब बाइकार्ब लोड यहाँ पर ज़्यादा होगा एज अ रिजल्ट दिस पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोटाशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, सो दिस नेगेटिव ल्यूमिन विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पोटाशियम फ्रॉम द सेल इनटू द ल्यूमिन, सो ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, पोटाशियम को यहाँ से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इनटू द ल्यूमिन। जब ये पोटाशियम यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे तो पोटाशियम विल बी मूविंग एंड दे विल बी कंबाइन विद द यूरिन एंड अगेन पोटाशियम विल बी लॉसिंग इनटू द यूरिन, इट मीन दिस विल बी पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक। थर्ड, अगर कोई डायूरेटिक हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर कोई डायूरेटिक यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, वाटर कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर इंक्रीज करता है तो अगेन क्या होगा, मोर वाटर विल कम हियर, दे विल रशेस द पोटाशियम फ्रॉम द ल्यूमिनल साइट, ये पोटाशियम को यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा,
जब यहाँ पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अगेन देयर विल बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, क्योंकि अभी पोटाशियम कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अगेन पोटाशियम विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन एंड विल एड इट टू द यूरिन, एंड अगेन दिस विल बी पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स. अब तीन चीज़ें, अब सिंपल से एक कंसेप्ट है, ऑल दोज डायूरेटिक्स, इसके कंसेप्ट ये, ऑल दोज डायूरेटिक्स विच वर्क्स beyond or before the collecting duct, all those diuretics will be considered as potassium losing diuretics. जो डायूरेटिक इस कलेक्टिंग डक्ट से पहले वाली पार्ट पे एक्ट करता है, चाहे वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करे, चाहे वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करे, चाहे वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करे, चाहे वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर ले, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट्स के पहले वाले पार्ट पे एक्ट करता है, all those diuretics will be acting like as a potassium losing diuretics. What is the reason? Because अगर ये यहाँ पर एक्ट करता है before the collecting duct, so it will increase the sodium load into the collecting duct, it will increase the bicarb load into the collecting duct, it will also increase the water load into the collecting duct. So if sodium is more coming here, more sodium is going to the cell, more the pump will more pump the potassium from interstitium to the cell, potassium concentration will rises, potassium will moves into the lumen, and potassium will lose into the urine. Again, if this is more bicarb, then there will more negativity will attract the positive potassium, again there will be loss of potassium. If there is more water, they will what will more water do? They will actually clear the lumen of the collecting duct. ये collecting duct की lumen को क्या करेगा? क्लियर करेगा. जब ये क्लियर करेगा, so again there will be concentration gradient develop, and potassium will rushes from the cell into the lumen, and potassium will be losses in the urine. So this will be potassium losing diuretics. अब अगर कोई डायूरेटिक है और वो आपके पास एक्ट करता है इन द कलेक्टिंग डक्ट, अगर ये कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करता है, so those diuretics will not be increasing the sodium load, they will not be increasing the bicarb load, they will not increasing the water load here, so they will be then act like a potassium sparing diuretics, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पोटाशियम स्पीरिन डायूरेटिक्स है, स्पाइरोलिप्टोन है, ट्राइएमट्रीन है, वो वर्क किस तरह करता है. अब तो दिस इज द कंसेप्ट. अभी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गई कि व्हाट इज मीन्ड बाय पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स, व्हाट इज मीन बाय पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स. और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लेट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पेशेंट आता है हाइपरटेंसिव है एंड दे ऑल पहले से उनको लेट फॉर एग्जाम्पल हाइपरकेलीमिया है, पोटाशियम लेवल इन द ब्लड पहले से ज़्यादा है, एंड इफ़ यू आर गिविंग द पेशेंट विद द पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स, अगर आप उनको पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स देते, सो द पेशेंट हाइपरकेलीमिया विल बी एग्जेजरेटेड, उसकी जो हाइपरकेलीमिया होगी वो ज़्यादा होगी. रीज़न क्योंकि उसकी पोटाशियम लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, आपने पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स भी दिया है, तो पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स क्या करेगा, उसकी पोटाशियम लोड को ब्लड में और भी इंक्रीज़ करेगा. सो जो उसकी हाइपरकेलीमिया कंडीशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट को आपने पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स नहीं देने, ऐसे पेशेंट को आपने फिर कौन से डायूरेटिक्स देने, पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स, ताकि उसकी पोटाशियम यूरिन में लॉस हो और उसकी ब्लड में पोटाशियम कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो. सो दिस इज द कंसेप्ट दैट व्हाट इज मीन बाय पोटाशियम स्पीरिंग डायूरेटिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय पोटाशियम लॉसिंग डायूरेटिक्स. अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है. लूप डायूरेटिक्स जो जैसे थायजाइड है, इस तरह हमारे पास फुरोसेमाइड है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इन द नेम ऑफ इंजेक्शन लासेक्स, आप लोग जानते हैं इसको फुरोसेमाइड. जिस तरह टार्सिमाइड है, जिस तरह हमारे पास एथिक्रेनिक एसिड है. अब ये लूप डायूरेटिक्स ये वर्क किस तरह करता है, ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ लूप डायूरेटिक्स वर्क्स. तो ये बहुत इजी हो गया. यहाँ पर हमारे पास जो हमने पढ़ा कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका मेन ड्रग का नाम है एसिटिजोलामाइड. ये ड्रग हमने जो पढ़ लिया इसका नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग, एसिटिजोलामाइड. सो ये एंजाइम था कार्बनिक एनहाइड्रेज, और इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को जिस ड्रग ने, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द ड्रग, सो इस ड्रग का नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग, एसिटिजोलामाइड. एसिटाजोलामाइड. और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि इट ब्लॉक्स द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज
चाहे वो कार्बनिक एनहाइड्रेज ल्यूमिनल साइड वाला हो चाहे सेलुलर साइड सेल वाला हो, लेकिन ये क्या करेगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। अब देखिए हमारे पास लूप डाययूरेटिक्स का काम क्या है, लेकिन लूप डाययूरेटिक्स के फंक्शन जानने के लिए इस सेल को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सेल हमारे पास है द सेल ऑफ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, descending thin part of the loop of Henle, and this is the hairpin, and this is the thick ascending loop of Henle। अब ये thick ascending loop of Henle इसका एक सेल मैंने इधर आप लोगों को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली किस तरह होती है, और अगर हम लूप डाययूरेटिक यूज़ करें तो किस तरह हमारे पास डाययूरेसिस होगी, मीन यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अब नॉर्मली यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, जिस तरह नॉर्मल सेल्स में हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, तो यहाँ पर भी सोडियम पोटाशियम पंप होंगे। दिस इज द सोडियम पोटाशियम पंप विच पंप्स 3 सोडियम आउटसाइड एंड पंप 2 पोटाशियम इनटू द सेल। यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शनल जो प्रोटीन है सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड दैट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो यहाँ पर है हमारे पास, उसका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट important protein? This is very important protein, and the name of this protein is sodium potassium 2 chloride co-transporter. What is the name of this? What is the name of this protein? बिकॉज दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन के नाम जानने के लिए इसका फंक्शन जान लें तो नाम आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसका फंक्शन ये कि एट पंप्स, ये हमारे पास जो ल्यूमिन है, ये ल्यूमिन से पंप करता है 3 चीज़ों को, और एक ही डायरेक्शन में पंप करता है। एक ही पंप करता है सोडियम को, एक ही पंप करता है क्लोराइड को, और एक ही पंप करता है पोटाशियम को। तो ये हमारे पास 3 चीज़ों को पंप करता है। सोडियम को पंप करता है, सोडियम, इट पंप्स द सोडियम फ्रॉम द ल्यूमिन टू द सेल, it pumps the potassium from the lumen to the cell, and it also pump the chloride, but it don't pump a single chloride, rather it pumps 2 chloride. So therefore the name of this, इसके जो ये जो हमारे पास प्रोटीन है, इस स्पेशल प्रोटीन चैनल को, इसका नाम क्या है, what is the name of this special protein which is present in the luminal side of the thick ascending loop of Henle? The name of this protein is, the special name of this protein is sodium potassium 2 chloride co-transporter। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड co-transporter। सो इसका काम ये है कि हमारे पास सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हमारे पास सोडियम ज़्यादा होगी, अगेन वही मैकेनिज्म है कि सोडियम हमारे पास यहाँ पर आएगी, सोडियम यहाँ पर जब कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन, तो सोडियम यहाँ पर हमारे पंप है सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सो सोडियम फ्रॉम द सेल विल मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियम बाय दिस पंप, एंड देन फ्रॉम द इंटरस्टिशियम यहाँ पर आपके पास ब्लड है कलेक्टिंग, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो ब्लड प्रेजेंट होती है वासारेक्टा पेरिटिकुलर नेटवर्क। सो फ्रॉम हियर इट मूव्स इनटू इंटरस्टिशियम, एंड फ्रॉम इंटरस्टिशियम बैक इनटू द ब्लड, सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड है, तो क्लोराइड भी सेम मैकेनिज्म, फ्रॉम हियर क्लोराइड विल मूव्स टू द इंटरस्टिशियम, एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम बैक इनटू द ब्लड। क्लोराइड यहाँ पर दोनों क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, सोडियम भी एब्जॉर्ब होगी, क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहाँ पर जो पोटाशियम है, पोटाशियम यहाँ पर इसकी कंसेप्ट अलग है। जब पोटाशियम यहाँ पर इस पंप के थ्रू सेल में आ जाती है, तो यहाँ पर एक और हमारे पास क्या होती है, पोटाशियम पंप चैनल होती है, नॉट पंप, दिस इज अ चैनल, एंड दिस इज कॉल्ड पोटाशियम चैनल। तो पोटाशियम यहाँ पर, जो ही पोटाशियम यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ये पोटाशियम वापस लीक कर जाती है इनटू ल्यूमिन, ये पोटाशियम वापस क्या कर जाती है, लीक कर जाती है इनटू द ल्यूमिन। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसकी जो ल्यूमिनल साइड है, यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर,
और इसका काम ये है कि सोडियम को पंप करता है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सेल, पोटाशियम पंप करता है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सेल थ्रू क्लोराइड, आयन मूव करता है इनटू द सेल। अब इसके बाद सोडियम और क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब होंगे और जो पोटाशियम है वो थ्रू लीकेज चैनल वापस ल्यूमेन में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब लेट फॉर एग्जांपल, अब सिंपल सी बात है, लेट फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग इस प्रोटीन को ब्लॉक कर दे, एक ऐसा ड्रग हो जिसको प्रोटीन को ब्लॉक कर दे, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? जब ये प्रोटीन ब्लॉक होगा तो सोडियम विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड हियर, इट मीन्स इन द ल्यूमेन सोडियम कंसंट्रेशन विल बिकम हाई, it mean chloride will not be absorbed here, it mean chloride concentration will become high, it mean potassium will not absorbed here, it mean potassium concentration will become high। so जब पोटाशियम नॉट पोटाशियम क्लोराइड, जब क्लोराइड और सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होती है तो अगेन ये चीज़ होगी, ये जगह जो हमारे पास है यहाँ पर सोडियम ज़्यादा है, क्लोराइड ज़्यादा है, तो ये बिकम हाइपरस्मोलर, और बाहर जो इंटरस्टिशियम है इट बिकम हाइपोस्मोलर। अगेन वाटर विल मूव्स फ्रॉम द हाइपोस्मोलर टू द हाइपरस्मोलर, एंड जब मोर वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तो इट विल बिकम मोर यूरिन, इट मीन देयर विल बी डाईयूरेसिस। अब वो ड्रग कौन सा है जो इसको ब्लॉक करता है? सो जो ड्रग इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ड्रग? लेट फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वही ड्रग है, मैं इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। लेट फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वो ड्रग है, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ ड्रग विच विल ब्लॉक दिस प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन। जब ये इसको ब्लॉक करेगा, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हेन दिस ड्रग इज कमिंग हियर एंड ब्लॉक दिस प्रोटीन, sodium and chloride will not be absorbed, potassium will not be absorbed, concentration of sodium and chloride will increases here, and osmolarity will increases, and again water will be moving from the interstitium to the lumen, and there will be diuresis. And this drug, the group of this drug which blocks this protein, they are called loop diuretics. They are called loop diuretics. This is not a single drug, they are group of drug and they are called loop diuretics. And loop diuretics में हमारे पास कौन कौन से? So furosemide, हमारे पास है टार्सिमाइड, हमारे पास है एथिक्रेनिक एसिड, और एक हमारे पास है ब्यूमेटानाइड। ये चार आप लोगों के काफ़ी ठीक है। तो हमारे पास फुरोसिमाइड है, टार्सिमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, एथिक्रेनिक एसिड है। सो ऑल दीज ड्रग आर लूप डायूरेटिक्स, एंड हाउ दे वर्क्स? दे एक्चुअली ब्लॉक्स दिस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एट द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जब ये इसको ब्लॉक करेगा, सोडियम और पोटाशियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी, वाटर जो है इंटरस्टिशियम से मूव करेगा, यहाँ पर ज़्यादा वाटर जब आएगा तो यूरिन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर देते, इसको ख़त्म कर देते। यहाँ पर एक चीज़ है पोटाशियम की, जो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था। अब आप लोगों ने जब हम इंशाल्लाह डायबिटिक्स की साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम एक साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास व्हेन अ पर्सन इज़ यूजिंग फुरोसिमाइड फॉर लार्जर टाइम और इट यूज द एथिक्रेनिक एसिड और टार्सिमाइड, अ पेशेंट डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। पेशेंट क्या डेवलप करता है? ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करता है, उसकी बोन की जो मास है वो कम हो जाती है। अब ये कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास किस तरह उसकी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी बोन्स की जो कंसंट्रेशन है, बोन की हमारे पास जो साइज़ है वो कम किस तरह होगी। तो इसके लिए मैं एक कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ। अब देखिए शाबाश, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो पोटाशियम के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया था कि पोटाशियम हमारे पास वापस ही इस चैनल के थ्रू वापस कहाँ पर जाता है? शाबाश, ल्यूमेन में जाता है। तो जब पोटाशियम यहाँ पर ल्यूमेन पे आएगा तो पोटाशियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जगह जो हमारे पास है यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है ड्यू टू द पोटाशियम लीकिंग। there will be more positive charge on the luminal side of the thick ascending loop of Henle। अब कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है? कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड डाइवेलेंट कैटाइंस। तो कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, देखिए कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये डाइवेलेंट कैटाइंस है।
अब जब कैल्शियम, इधर देखिए, जब हमारे पास कैल्शियम यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है और ये कैल्शियम यहाँ पर आ रहे हैं इनटू द थिक असेंडिंग लूप ऑफ इनले, लेकिन जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर। सो ये पॉजिटिव चार्ज, इन कैल्शियम के जो पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम, इनको क्या करते हैं, रिपेल कर देता है। जब ये रिपेल कर देते हैं तो कैल्शियम इज नॉट अलाउड टू मूव फॉरवर्ड, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉरवर्ड मूव नहीं करता। तो जब ये फॉरवर्ड मूव नहीं करता तो ये कहाँ पर जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब हियर, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज कॉल्ड पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पैरासेलुलर का क्या मतलब है, एक किस्म का एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती है ट्रांससेलुलर, जो कि सेल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही हो। ऊपर हमने सोडियम और पोटाशियम और क्लोराइड, इसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये सेल के थ्रू हो रही है, लेकिन दिस कैल्शियम इज नॉट एब्जॉर्ब थ्रू द सेल्स, rather it absorbs in between the cells, therefore this is called paracellular absorption of calcium। तो ये paracellular absorption of calcium है, कैल्शियम यहाँ पर से एब्जॉर्ब होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और वो फ्रोसिमाइड यूज़ कर रहा है, तो फ्रोसिमाइड क्या करेगा, फ्रोसिमाइड इट विल ब्लॉक दिस प्रोटीन। नाउ पोटाशियम विल नॉट बी एब्जॉर्ब हियर, जब पोटाशियम यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पोटाशियम यहाँ पर लीक नहीं होगा। जब यहाँ से पोटाशियम लीक नहीं होगा, ज़्यादा पोटाशियम यहाँ पर लीक नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगी, कम होगी। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कम हो जाती है तो कैल्शियम रिपेल नहीं होगा। जब कैल्शियम रिपेल नहीं होगा तो कैल्शियम कहाँ पर जाएगा, ये इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो कैल्शियम विल मूव्स इनटू, दे विल बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन, तो ये कैल्शियम यूरिन में जाएगा, एंड दिस पर्सन विल डेवलप कैल्सीयूरिया। दिस पर्सन विल डेवलप कैल्सीयूरिया। कैल्सीयूरिया मीन कैल्शियम इन द यूरिन। अब जब कैल्शियम इसकी यूरिन में जाती है तो ब्लड कैल्शियम लेवल विल डिक्रीजेज, सो पर्सन डेवलप हाइपोकैल्सीमिया, एंड राइट एट दैट टाइम पैराथायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड एंड इट विल प्रोड्यूस पैराथार्मोन, एंड दैट पैराथार्मोन विल एक्ट्स अपॉन द बोन्स, ये बोन्स पे एक्ट करता है टू रिलीज द कैल्शियम फ्रॉम द बोन टू द ब्लड, सो दैट द ब्लड कैल्शियम लेवल विल रेज। सो उसी बोन्स से कैल्शियम निकालने क्या करेगा, निकालेगा ताकि ब्लड की कैल्शियम लेवल क्या हो, रेज हो। तो जब वो बोन से कैल्शियम को रिलीज करेगा तो बोन्स की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों डेवलप होती है, इसकी कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली हमारे पास कैल्शियम यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है बाय पैरासेलुलर रूट, एंड दैट इज ड्यू टू दिस पोटाशियम, एंड दैट पोटाशियम इज स्टिल डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोटीन। इफ दिस प्रोटीन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग, then potassium will not leaks into the lumen, potassium will not develop positive charge, calcium will not be repelled, they will not be reabsorbed by paracellular route, they will move into the urine, and for the compensation of calcium, then parathyroid hormone will act upon the bones and they will release the calcium from the bone and develop osteoporosis। so inshallah next जो हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स है कि थायराइड डायरेटिक्स किस तरह एक्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डायरेटिक्स को हम आगे लेके जाते हैं। डायरेटिक्स हमने पढ़ लिया कि सेटोजोलोमाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया है। फिर उसके बाद हमने इधर पढ़ लिया कि हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड इनहिबिटर है, मतलब हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास पोटाशियम स्पीयरिंग डायरेटिक्स और पोटाशियम लॉजिंग डायरेटिक्स में क्या डिफरेंस है। अब कुछ डायरेटिक्स जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड डायरेटिक्स। तो थायराइड डायरेटिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं कि थायराइड डायरेटिक्स किस तरह हमारे पास एक्ट करते हैं। तो थायराइड डायरेटिक्स जो कि हमारे पास है क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन जो है, एंडीपामाइड एटसेट्रा, ऑल दीज आर द थायराइड डायरेटिक्स आर थायराइड लाइक डायरेटिक्स। इसमें दो कैटेगरीज है, एक थायराइड डायरेटिक्स होते हैं, एक थायराइड लाइक डायरेटिक्स होते हैं। उसको इंशाल्लाह एंड पे हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम उसकी यूजेस और साइड इफेक्ट पढ़ते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो थायराइड डायरेटिक्स की मुतालिक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है बात कि इट एक्ट्स अपॉन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। जिस तरह हमारे पास एसिटोजोलोमाइड एक्ट करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, लूप डायरेटिक्स एक्ट करता है थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले पे, जो थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले उस पर एक्ट करता है।
इसी तरह हमारे पास थायजाइड डायरेटिक्स जो है वो एक्ट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। तो ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इस पे एक्ट करता है थायजाइड डायरेटिक्स। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर सोडियम किस तरह एब्जॉर्ब होती है और फिर किस तरह थायजाइड डायरेटिक्स इसको इनहिबिट कर देती है। तो नॉर्मली हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक सेल मैंने इधर हाईलाइट कर दी है, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। सो इस सेल में हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है इधर, एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड सेम्पोटर। सो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन होती है यहाँ पर, let for example here is the at the luminal side of this cell, and this specialized type of protein which is present here, this is called sodium chloride synthetase। तो इसका काम, इस स्पेशल प्रोटीन का काम क्या है, what is the function of this special type of protein which is present at the luminal side of the cells of the distal convoluted tubule? It actually transport the sodium from the lumen along with chloride. It transport the sodium along with chloride. Therefore, the name of this protein is called, this is the name of this protein, sodium क्लोराइड सिम्पोटर। ये यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सिम्पोर्ट करते हैं। और जिस तरह हमारे पास नॉर्मली हर एक सेल में, जिस तरह हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस होती है, तो यहाँ भी हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस प्रेजेंट होती है एट द बेसोलेटरल साइट। सो दिस इज द सोडियम पोटाशियम एटीफेज। और जिस तरह सोडियम पोटाशियम एटीफेज का फंक्शन ये है कि इट पंप्स 3 सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल फॉर एवरी 2 पोटाशियम, कि 3 सोडियम को आउटसाइड पंप कर देती है। लेट फॉर एग्जांपल देयर इज द 3 सोडियम विच इज बीन पंप्ड आउटसाइड फॉर एवरी 2 पोटाशियम इनसाइड, और 2 पोटाशियम हमारे पास क्या आएगी सेल के अंदर। सो देयर आर 2 पोटाशियम इनसाइड द सेल फॉर एवरी 3 सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जिसको हमने सीखनी है वो ये कि नाउ लेट फॉर एग्जांपल अगर इसी सिम्पोटर को कोई ड्रग ब्लॉक करता है, लेट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ड्रग है और इसी सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर को, जो प्रोटीन है, इसको ब्लॉक करे, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, सोडियम विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर, जो कि नॉर्मली हमारे पास 5 to 8% प्रोटीन सोडियम जो कि यहाँ से रीएब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी। And when they are not reabsorbing from here, they will moving towards the collecting duct, and these sodium will increase the osmolarity, so it will pull the water from the interstitium and they will increase the diuresis, so urine के output को increase करेगी, and along with that they will also causing the natriuresis and also kaliuresis, पोटाशियम के पास यहाँ पर जब सोडियम आएगी ज़्यादा तो अगेन वही मैकेनिज्म होगी, तो यहाँ से पोटाशियम फिर यूरिन में जाएगी, तो दिस इज kaliuresis। अब वो ड्रग जो यहाँ पर इस सोडियम और क्लोराइड को ब्लॉक करता है, दीज आर थायजाइड डायरेटिक्स। सो थायजाइड डायरेटिक्स क्या करता है, दीज आर द ड्रग्स। लेट फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं ड्रा कर लूँ, ये थायजाइड डायरेटिक्स है। सो दिस थायजाइड डायरेटिक्स will, what is the mechanism of action of this thiazide diuretics? These thiazide diuretics will bind here to the sodium chloride synthetase, and once they bind here they will block these synthetases. So once they block these synthetases, then what will be the result? The result will be there will be no absorption of sodium from here. Sodium यहाँ से absorb नहीं होगा along with chloride. So this sodium and chloride will move to the collecting duct, and once they are moving towards the collecting duct, they will increase the osmolarity, they will pull the water and they will cause the diuresis. So this is the mechanism of action of thiazide diuretics. So thiazide diuretics की mechanism of action ये। अब यहाँ पर एक important point, यहाँ पर हमारे पास special type of channels भी है जिसको हम कैल्शियम चैनल्स कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम चैनल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि कैल्शियम चैनल और इसका रोल क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम चैनल, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सेल, calcium absorption from the lumen to the cell, but this calcium absorption is different from this type of calcium absorption जो ऑलरेडी पहले हमने इधर पढ़ा था। this calcium absorption is called paracellular absorption, paracellular reabsorption because it occurs in between the cells, ये cells के दरमियान में होती है, जबकि ये calcium along the channel होती है from to the cell and from the cell to the interstitium, so this is called transcellular calcium absorption. So ये calcium absorption is, this calcium absorption is different from that calcium absorption. अब ये calcium absorption यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पर पंप है, और ये पंप वेरी इंपॉर्टेंट पंप है जो कि ओनली प्रेजेंट होता है इधर, और इस पंप का काम क्या है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ पंप हियर, द फंक्शन ऑफ दिस पंप इज टू पंप द calcium from outside of the cell for the exchange with the sodium. So इसका फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम को सेल से आउट मूव करता है और सोडियम को इनसाइड मूव करता है. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर. सो ये हमारे पास सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर एक चैनल है जो कि कैल्शियम को मूव करता है आउटसाइड और सोडियम को इनसाइड मूव करता है. तो यहाँ पर हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल दिस इज इंटरस्टिशियम एंड दिस इज ब्लड, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो फ्रॉम हियर दिस कैल्शियम विल रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. ये कैल्शियम कहाँ पर जाएगी, ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगी. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर थायजाइड डाययूरेटिक्स के साथ रिलेटेड है वो ये, इफ अ पर्सन इज यूजिंग थायजाइड डाययूरेटिक्स then this sodium chloride channel will be blocked, this protein will be blocked. So what will happen, अब यहाँ से सोडियम इनसाइड मूव नहीं करेगा. जब सोडियम इनसाइड मूव नहीं करेगा तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर तो सोडियम पोटाशियम एटीफेज एक्टिव है, दे आर पंपिंग द सोडियम आउटसाइड. सो यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी इन द साइड द सेल. अब जब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, सो फ्रॉम द इंटरस्टिशियम दिस स्पेशल टाइप ऑफ चैनल जो कि कैल्शियम को और सोडियम को क्या करता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है. दिस टाइप ऑफ चैनल विल बी एक्टिवेटेड, ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा ताकि ज़्यादा सोडियम इनसाइड मूव करे इनटू द सेल्स. तो उसी सोडियम के मूवमेंट के दौरान ज़्यादा कैल्शियम क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियम में. तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है अगर आप इसी चैनल को ब्लॉक करते हैं बाय थायजाइड. Therefore, thiazide are the diuretics which increase the calcium absorption. Therefore, they can cause the hypercalcemia. ये आपके पास कैल्शियम की लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है. और यही वजह है, यही कंसेप्ट है कि हम इसको एक डिजीज़ में यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया. एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा, यहाँ पर जो फिल्टर्ड कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, and all of the calcium is moving towards the urine, and this is called idiopathic hypercalciuria. And that hypercalciuria sometimes leads to the formation of calcium stones in the kidney, जो कि किडनी में कैल्शियम स्टोन्स, रिकरेंट किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस करती है. तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी हम थायजाइड डाययूरेटिक्स देते हैं. अब उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर आप थायजाइड डाययूरेटिक्स दे एक पेशेंट को, वो इसी सोडियम क्लोराइड सेम्पोर्टर को ब्लॉक करेगा. देन द सोडियम एंट्री इनटू दिस सेल विल बी डिक्रीजेस, this cell will become sodium deficient, and for when this cell becomes sodium deficient, then this channel will be reactivated, they will more activated, and they will pump the sodium from interstitium to the cell, and for that sodium they will they will pump the calcium outside of the cell into the interstitium, and this calcium will be reabsorbed into the blood. So thiazide diuretics और लूप डाययूरेटिक्स, एक चीज़ इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये कि दोनों आपस में क्या है, ये पॉइंट इसमें अपोजिट है कि लूप डाययूरेटिक्स आर एक्चुअली दे आर कैल्शियम. लूप डाययूरेटिक्स क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये क्या हो तो दे विल कैल्शियम एक्सपेलिंग एजेंट, ये कैल्शियम को एक्सपेल करेगा. अगर आप इसको ब्लॉक करें, हमने पढ़ा था, तो फिर ये
पॉजिटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिव कैल्शियम को रिपेल नहीं करेगा, पैरासेलुलर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो कैल्शियम यूरिन में जाएगी. सो इट मीन द लूप डायूरेटिक्स दे कैन कॉज कैल्सियूरिया, ये कैल्शियम को यूरिन में वो कर देता है. लेकिन अपोजिट अगर आप थायजाइड डायूरेटिक्स को देखते हैं तो वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है. तो इसको हम कैल्शियम थायजाइड डायूरेटिक्स को, लूप डायूरेटिक्स को हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास, लेट फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है जिसमें कैल्शियम आपके साथ क्या है, अगर आपके पास कैल्शियम की ब्लड में वो ज़्यादा है तो फिर आप कैल्शियम को क्या करेंगे, अगर आपने कैल्शियम को यूरिन में निकालना है तो आपने फ्रोसिमाइड यूज़ करना है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं हाइपर कैल्सीमिया में. लेकिन इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सिर्फ हाइपर कैल्सीमिया में सिर्फ इसको अकेले यूज़ नहीं करना, इट शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द IV फ्लूइड विद द कैल्सिटोनिन. IV फ्लूइड भी आपके साथ यूज़ करना है क्योंकि सो दैट द पेशेंट मे नॉट बिकम डिहाइड्रेटेड फॉर द कैल्शियम. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ थायजाइड. ये थायजाइड की मैकेनिज्म है. इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ सबको कि हमारे पास दिस इज mechanism of action of acetozolamide which is carbonic anhydrase inhibitor. This is the mechanism of action of the loop diuretics which blocks the sodium potassium 2 chloride channel, and here is the thiazide diuretics which inhibits the sodium chloride sympathers. अब this is all about the potassium. अब ये इधर देखिए, it will also losing the potassium, ये भी पोटाशियम को लॉस करेगा. उसकी वजह क्या है, it will increase the sodium load here. So sodium will move in this cells. It means this potassium concentration will rise in the cell and potassium will be leading to the lumen. So potassium, एक और बात, क्लोराइड जब की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ज़्यादा निगेटिविटी बनेगी जो कि पोटाशियम को अट्रैक्ट करेगी. अगेन पोटाशियम विल मूव फ्रॉम द सेल टू द lumen, so कैलियूरेसिस will occur. So this thiazide diuretics is also losing the potassium. So this is also the example of potassium losing diuretics. अब लास्ट पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं वो डायूरेटिक्स जो कि पोटाशियम को स्पीयर कर देता है. मतलब क्या है, जो कि पोटाशियम को लॉस नहीं करेंगे, जो कि पोटाशियम को क्या करेगा, स्पीयर करेगा. तो उसके लिए 3 डायूरेटिक्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एक है एमेलोराइड, एक है ट्राइएम्टेरिन और एक हमारे पास है स्पाइरेनोलेक्टोन. सो 2 की मैकेनिज्म सेम है और एक मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, अलग से एक्सप्लेन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमेलोराइड एंड ट्राइएम्टेरिन जो कि हमारे पास है पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि पोटाशियम को स्पीयर कर देते हैं. पोटाशियम को स्पीयर कर देते मतलब है पोटाशियम विल नॉट बी moves into the urine, mean it will not causing the कैलियूरेसिस. So let for example अगर यहाँ आपके पास है एमेलोराइड, let for example this is एमेलोराइड है, एमेलोराइड let for example this is the एमेलोराइड. Now what is the function of this एमेलोराइड? Now एमेलोराइड blocks the sodium channels at the new luminal side of the principal cells in the collecting duct. ये जो collecting duct की principal cells है इसकी जो luminal side है यहाँ पर एक specialized type of sodium channels होती है. याद रखें this sodium channels are different from other sodium channels. यहाँ पर अभी तक हमने sodium channels नहीं पढ़े. अगर यहाँ पर हमने पढ़े तो sodium chloride sympathers पढ़े जो कि सोडियम एब्जॉर्प्शन करती है. यहाँ पर अगर हमने सोडियम चैनल पढ़े तो दे आर कॉल्ड सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल, जो कि हमारे पास सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को कंबाइनली ये क्या करते हैं, को ट्रांसपोर्ट करते हैं. अगर यहाँ हमने पढ़े तो हमारे पास सोडियम प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्टर है. तो दिस ये पहली बार पढ़ रहे हैं जो हमारे पास सोडियम, सिर्फ सोडियम के क्या है, चैनल्स हैं और ये स्पेशली प्रेजेंट होते हैं एट द ल्यूमिनल साइड ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट. अब ये एमेलोराइड हो गई या ट्राइएम्टेरिन हो गई, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दे ब्लॉक दिस चैनल, ये इस चैनल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देता है. अब जब ये चैनल्स ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, जो कि हमारे पास सोडियम फिल्टर्ड सोडियम है जो कि 60 to 65% इधर एब्जॉर्ब होती है, देन 20-25% इधर एब्जॉर्ब होती है, देन 5 to 8% इधर एब्जॉर्ब होती है, एंड रिमेनिंग 2 to 3% जो कि यहाँ एब्जॉर्ब होनी है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगी. क्यों एब्जॉर्ब नहीं होगी,
क्योंकि वहाँ पर जो सोडियम चैनल्स है एब्जॉर्प्शन के लिए वो ब्लॉक है बाय ट्राइएम्टेरिन और एमिलोराइड। जब ये सोडियम चैनल ब्लॉक है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस सोडियम विल नॉट बी मूविंग हियर, सो सोडियम विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब। अब जब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, इंटरस्टिशियम से वाटर क्या होगा, ये इट विल पुल्स द वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम एंड इट विल कॉज द डायूरेसिस। तो ये डायूरेसिस का करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर डायूरेसिस होगी, यूरिन ज़्यादा बनेगी। सो अब ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। लेकिन अब चाहे हमारे पास एमिलियोराइड हो या ट्राइएम्टेरिन हो, ये दो ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, तो इसको मैं नाम लिख लूँ। ये एक हमारे पास ड्रग है एमिलियोराइड और एक हमारे पास है ट्राइएम्टेरिन। एक स्पाइरल इलेक्ट्रॉन जो है तीसरा ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब देखें, जब ये ड्रग इस चैनल को ब्लॉक कर देता है सोडियम, तो ऑलरेडी डायूरेसिस तो हो गई, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन एक साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि दिस ड्रग विल स्पीयर द पोटाशियम, ये पोटाशियम को स्पीयर करेगा। मतलब क्या है, इट विल नॉट बी काजिंग द केलियोरेसिस। अब वो किस तरह करता है, तो देखिए शाबाश, जब ये सोडियम की एंट्री इनसाइड नहीं होगी तो क्या होगा, जब यहाँ पर सोडियम नहीं होगी तो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी। जब सोडियम की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दीज चैनल्स विल नॉट बी प्रॉपरली वर्किंग। जो सोडियम पोटाशियम चैनल्स है, पोटाशियम एटीपेजेस है, दे विल नॉट बी प्रॉपरली वर्किंग, क्योंकि ये तो तभी वर्क करेगा जब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब ये दोनों मतलब लेट फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज ये वर्क नहीं करते प्रॉपरली, सो इसका काम ये था कि हम ये पोटाशियम को क्या करता है, इनसाइड ऑफ द सेल्स पोटाशियम को पंप करता है। तो इसका मतलब है जब ये वर्क नहीं करेगा तो पोटाशियम इनसाइड पंप नहीं होगा। जब पोटाशियम यहाँ पर पंप नहीं होगा तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम होगी। इट मीन्स दिस पोटाशियम विल नॉट बी एंटर इनटू द ल्यूमिन, ये यहाँ से ल्यूमिन की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूरिन में पोटाशियम लॉस नहीं होगा। सो बाय दिस मैकेनिज्म पोटाशियम विल नॉट बी मूव्स इनटू द urine and it means that potassium will retain in the blood. Therefore these drugs are called, which type of drugs, they are called the potassium sparing diuretics, mean they will cause natriuresis, they will cause diuresis, but they will not cause the kaliuresis because by different mechanism। ये दूसरे मैकेनिज्म है। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि all those drugs which acts before this collecting duct, all these are kaliuresis। ये पोटाशियम को क्या करेगा, यूरिन में क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, पोटाशियम कंसंट्रेशन एक्सक्रीट करेगा। लेकिन जो ड्रग्स यहाँ पर एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट पे, ये दे विल एक्ट एज अ पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। तो उसमें दो डायूरेटिक्स हमने पढ़ लिए, एमिलोराइड एंड ट्राइएम्टेरिन। अब तीसरा जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा हम वो करते हैं। वो हमारे पास है स्पाइरल इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब स्पाइरल इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है इसी प्रिंसिपल सेल्स पे बट बाय डिफरेंट वे। किस तरह वो एक्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं वो कर देता हूँ। स्पाइरल इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ब्लॉक्स द अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इनसाइड दिस सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स में हमारे पास यहाँ पर होते हैं अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, तो इसको ब्लॉक कर देते। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि नॉर्मली हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास दो चीज़ें हो, दो स्टिमुलस हो, या तो अगर आपके पास पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या अगर आपके पास सोडियम कंसंट्रेशन कम हो, या अगर आपके पास डाइल्यूशन हो, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है। तो इनिशियली हमारे पास बनती है रेनिन, जो कि फिर कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजिन को। एंजियोटेंसिन 1 में ऑलरेडी हमने पढ़ा था, एंजियोटेंसिन 1 then moves to the lungs where AC enzyme converts the angiotensin 1 into angiotensin 2, जो कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है कि हमारे पास वेसल्स को भी कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन एक काम जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट एक्ट्स ऑन द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। इट एक्ट्स ऑन द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। अगर आपके पास किडनी है और किडनी के यहाँ पर देखिए लेट फॉर यहाँ पर पास क्या है, ग्लैंड है, तो ये पास एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के जो कार्टिकल रीजन है, जहाँ पर एक एरिया है जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, तो वहाँ से रिलीज हो जाता है अल्डोस्टेरोन। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है इसी एरिया पे और यहाँ से रिलीज करता है अल्डोस्टेरोन। नाउ दिस अल्डोस्टेरोन थ्रू द ब्लड
will comes here into the principal cells of collecting duct. अब जब ये इधर आ जाता है तो यहाँ पर लेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को रिमाइंड दे दूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेल है, इसकी न्यूक्लियस है और इसकी साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है इसकी रिसेप्टर, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके जो जहाँ पर ये बाइंड होता है इसकी 2 पार्ट्स होती है उस प्रोटीन की। तो एक पार्ट एक्टिव पार्ट होता है और एक डीएनए पार्ट होता है, ठीक है। तो लेट फॉर एग्जाम्पल उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस जस्ट आप लोग ये सीख लें कि यहाँ पर अल्डोस्टेरोन बाइंड हो जाता है। एंड वंस अल्डोस्टेरोन बाइंड्स हियर, जब एक दफ़ा जब अल्डोस्टेरोन यहाँ पर बाइंड हो जाता है, देन दिस होल पोर्शन इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस एंड इट बाइंड्स विद द डीएनए। ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर मैसेंजर आरएनए बनती है, फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होती है और प्रोटीन बन जाती है। एंड दैट प्रोटीन आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, they are collectively called AIP, aldosterone induced protein. Now what is the function of aldosterone induced protein? aldosterone induced protein क्या करता है? ये तकरीबन सेक्स मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये एक्ट करता है। बस मैं जनरली बता दूंगा कि aldosterone induced protein फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्टिवेट द सोडियम चैनल। अगर यहाँ पर ल्यूमिनल सोडियम है तो जितने भी है वो सबको एक्टिवेट कर देता है। सेकंड, अगर आपके पास साइटोप्लाज्म में कोई सोडियम चैनल है और उस साइटोप्लाज्म में, तो इसको क्या करता है, इंसर्ट करता है इनटू ल्यूमिनल साइट। ये इसको उठा के इंसर्ट करता है कहाँ पर, ल्यूमिनल साइट पे। और थर्ड, अगर आपके पास सोडियम चैनल, न्यू जो सोडियम चैनल है वो प्रिपेयर करता है। तो 3 चीज़ें, सोडियम चैनल अगर वो प्रेजेंट है और एक्टिव नहीं है तो एक्टिव कर देता है। अगर वो आपके पास क्या है, ऑलरेडी एक्टिव है लेकिन अगर वो क्या है, लेट फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, तो इसको उठा के इंसर्ट कर देता है इधर। और थर्ड ये करता है कि न्यूली सोडियम चैनल्स बना देता है। इसी तरह सोडियम पोटाशियम के टिपेजेस भी इस 3 तरीकों से ये क्या करता है, एक्ट करता है। अब जब आपके पास ये अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन ज़्यादा सोडियम चैनल बनाएगा, जो ऑलरेडी एक फॉर्म सोडियम चैनल है उसको एक्टिवेट करेगा। और थर्ड, अगर साइटोप्लाज्म में कोई सोडियम चैनल हो इसको इंसर्ट करेगा। सो बाय ऑल दिस 3 मैकेनिज्म सोडियम रीएब्जॉर्प्शन विल इंक्रीजेस। तभी तो हम कहते हैं कि अल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब जब सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। अब जब सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी इनटू द ब्लड, वही सोडियम जब रीएब्जॉर्ब होगी तो आपकी जो क्या है, सोडियम विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर विल राइजेस। एक चीज़, अगर आपके पास सोडियम, लेट फॉर एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा कि पोटाशियम अगर ज़्यादा हो, तो देखिए जब ज़्यादा सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है उसको ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, ज़्यादा पोटाशियम इधर आएगा, ज़्यादा पोटाशियम यहाँ पर यूरिन में जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ब्लड में पोटाशियम लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इनटू द नॉर्मल। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब हमारा काम नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ नहीं है, हमारा काम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन। कि स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जहाँ पर अल्डोस्टेरोन ने बाइंड होना था, यहाँ पर क्या बाइंड हो जाता है, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने लिख लिया S, मतलब जहाँ पर अल्डोस्टेरोन ने बाइंड करना था वहाँ पर किसने बाइंड कर लिया, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन ड्रग ने। अब जब ये यहाँ पर स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन बाइंड हो, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन व्हेन बाइंड हियर, नाउ दिस होल कंपाउंड विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटीन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगी। अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन जब नहीं बनती तो उसका मतलब ये है कि सोडियम चैनल, न्यू सोडियम चैनल्स भी नहीं बनेंगे। जो ऑलरेडी इनएक्टिव सोडियम चैनल है वो एक्टिवेट भी नहीं होंगे। जो कि साइटोप्लाज्म में सोडियम चैनल है वो इंसर्ट भी नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट इसका मतलब ये है कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जब सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो वो सोडियम कहाँ पर जाएगा, इस ल्यूमिन में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगी जो कि फुल करेगी वाटर को। जब वाटर को फुल करेगी तो वाटर कहाँ पर जाएगी, यूरिन में जाएगी। तो मतलब डायूरेसिस होगी। और अगेन देखें इस सारे मैकेनिज्म में जब यहाँ पर सोडियम चैनल अगर फिर देखें, अगर स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड को ब्लॉक कर देता है, अगेन इंड्यूस्ड अल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनता, अगेन सोडियम चैनल्स नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सोडियम क्या नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि पोटाशियम एक्सक्रीशन भी नहीं होगी। तो अगेन दिस इज पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। सो हमारे पास एमिलोराइड ट्राइएम्टेनिन दे डायरेक्टली ब्लॉक द सोडियम चैनल, while spironolactone by blocking the aldosterone receptor
दे एक्ट एज अ पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायूरेटिक्स। अब थोड़ा बहुत हम इसको रिकेप करेंगे एक लेक्चर में, जिसमें हम थोड़ी सी जो डायूरेटिक्स है उसकी यूजेस, कि हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल अगर एसिटोजोलोमाइड है तो उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसकी लेट फॉर एग्जांपल इसकी यूजेस के कहाँ पर है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगी, इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी। इस तरह अगर हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है, सो व्हाट विल बी द यूजेस, व्हाट विल बी द इंडिकेशंस एंड व्हाट विल बी द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट। और इस तरह पोटाशियम स्पीयर डायूरेटिक्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं।